हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, उर्दू का जो दरख्सा उर्दू का है वो लेसन नंबर 4, ठीक है। यानी कि किताब में लेसन नंबर 3 होगा, तो मैं मिस्टेक से इससे पहले वाला जो है ना उसको 4 का मैं 3 बना दिया था। तो फिलहाल आपको लेसन से मतलब है, कौन लेसन पढ़ना उससे मतलब है, लेसन नंबर कितना उससे कोई मतलब नहीं। ये आप पढ़ेंगे। आज हम लोग अफसाना पढ़ रहे हैं और अफसाना का नाम क्या है? फरार, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अफसाना है। इसके बारे में जो भी लॉन्ग वाला सवाल है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। मे भी आपको पढ़ना आता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो उर्दू पढ़ने में कमज़ोर है, और प्लस मेरी राइटिंग की वजह से फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, लिखना सबसे बेहतर होगा। अगर आप देख देख के लिखते हो सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अफसाना फरार है आपका। उसके राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट में दिया गया है कि पैदाइश, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 में पटना में हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सवाल आता है। उनकी वफ़ात कब हुई, ये भी है कि उनकी वफ़ात जो है 2002 में हुई थी। नेक्स्ट है अफसानी मजमुआ। अफसानी मजमुआ इनका कौन कौन है? अनोखी मुस्कुराहट है, नफ्सियाती और ज़वाये, ठीक है। नेक्स्ट है शेरी मजमुआ। इनका शेरी मजमुआ कौन कौन है? तो ज़ख्म के फूल। ये इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आता है कि ज़ख्म के फूल किनका मजमुआ है, या इनमें से कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन के शेरी मजमुआ है, ऐसे रह सकता है। और इससे लेसन, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन एक किरदार है, जो मरकजी किरदार है वो है महमूद। तो महमूद नाम का एक लड़का रहता, उसी का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आओ यहाँ पे लॉन्ग सवाल। लॉन्ग नहीं, ये वन लाइनर सवाल है। आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसी को वन लाइनर सवाल आप बना सकते हैं। जैसे कि सवाल अगर रहेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ऑप्शन रहेगा तो पटना, दिल्ली, मुंबई इस तरह लिखा रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर याद करते हैं तो वन लाइनर सब्जेक्टिव भी याद होगा। और ये देखिए, ये जब इतना लंबा जब लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं तो इससे भी 2 नंबर वाला जो सब्जेक्टिव यानी कि वन लाइनर वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910। देखिए इतना लंबा लिखेंगे तब आपको मिलेगा 2 नंबर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपका रहता है 10 जुलाई या 1910, 1911 इस टाइप का लिखा रहता है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आता है, सैयद मोहम्मद रशीद। नेक्स्ट है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस मौजू पर महारत रखते थे? मौजू के मतलब होता है विषय, किस विषय पर महारत रखते थे? तो आंसर देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे, ठीक। क्या होगा? नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे। अब यहाँ पे आपका लास्ट हाँ लॉन्ग वाला सवाल है। सवाल क्या बोलता है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की नफ्सियात का जिक्र कीजिए। तो आपका लॉन्ग वाला सवाल, ये सवाल आपका 5 नंबर में सवाल आने की ज़्यादा उम्मीद है। आंसर देखिए क्या है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का एक अफसानी मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट के नाम से है। नफ्सियाती रवाये नफ्सियाती मजमुओं का मजमुआ है। ज़ख्म के फूल है ना, ज़ख्म के फूल ये शेरी मजमुआ है। उनके अलावा उन्होंने नफ्सियाती पर किताबें भी लिखी है, लेकिन जिनसे तलबा ने बहुत इस्तेफ़ादा किया है, यानी कि बहुत सा उसको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल क्या था कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र किया। तसनीफ़ात यानी कि जो तसनीफ़ लिखे हैं उनके बारे में पूछ रहा है। और ये सवाल मेरे ख्याल से 3 नंबर का रहेगा, तो इतना लिखेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। तो 3 नंबर का सवाल में कम से कम आपका 5 लाइन 4 लाइन के आसपास होना चाहिए। अब इसको आप चाहो तो 5 लाइन भी बना सकते हो, जो बीच में जो डिफरेंट है, जो बीच में जो खाली जगह थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखोगे, हल्का छोड़ के, तो 5-6 लाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट देखो, ये है सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाना निगारी पर मजमून लिखिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो अफसाना निगारी जो लिखते हैं उस पर जो है मजमून लिखना है, एस्से जिसको बोलते हैं, एस्से लिखना है। अब देखो आंसर देखो क्या है। सूबा बिहार में उर्दू अफसाने की रिवायत बहुत मुस्तहकम रही है। सुहेल अजीम आबादी के बाद जिन लोगों ने उर्दू अफसाने के जुल्फ़ को सवारा और निखारा है, उनमें से मोहम्मद अजीम आबादी की शख्सियत भी नहायत है। यानी कि सुहेल अजीम आबादी के बाद जिन्होंने भी उर्दू अफसाने का जुल्फ़ को सवारा, यानी कि जो उर्दू अफसाने का जो तरजीह दिया है वो कौन है? मोहम्मद मोहसिन, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जिसको बोलते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाने निगारों में होता है।
ठीक है, वो बुनियादी तौर पर नफ्सियाती और प्रोफेसर थे, यानी कि मेन रूप से वो क्या थे, नफ्सियाती थे और प्रोफेसर भी थे। और नफ्सियात उनका खास मौजूद था, नफ्सियात अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे कि उनका खास मौजूद क्या था, नफ्सियात था। तो यहाँ पे भी वही लिख रहे हैं, उनका खास मौजूद नफ्सियात था। लेकिन फिर भी वो अफसाना की तरफ तवज्जो दी, यानी कि देखिए अभी सैयद मोहम्मद मोहसिन का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अफसाना पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन मकसद ज़्यादा, जो ध्यान इनका जो ज़्यादा था वो नफ्सियात पे था, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे उनका, लेकिन वो अफसाना की तरफ बहुत ही मकबूल व मारूफ, यहाँ अफसाना की तरफ तवज्जो दी, यानी कि इसके बावजूद भी, नफ्सियात रहने के बावजूद भी, नफ्सियाती होने के बावजूद भी अफसाना की तरफ तवज्जो दिया। चुनांच उनका एक अफसानी मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट बहुत ही मकबूल व मारूफ है। तो याद रखना, अनोखी मुस्कुराहट किसका मजमून, किसका अफसाना है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। और अफसाना भी याद रखना, सवाल में ऐसे भी देता कि इनमें से कौन अफसाना है, इनमें से कौन नज़म है, ठीक है। तो 4 लेसन पढ़े, चारों फिलहाल शुरू में पहला था वो तो हमद था, बाकी 3 पूरा अफसाना था। कटी हुई साख था, सुहेल अजीम आबादी का एक था, भाभी जान था ना, और एक आपका यह है फरार, यानी कि अफसाना। तो तीनों अफसाना है। अनोखी मुस्कुराहट एक खालिस नफ्सियाती नवायत का अफसाना है जिसका मरकजी किरदार जमनी है, यानी कि इसमें अनोखी मुस्कुराहट में ये नहीं समझना कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के जो फरार है उसमें नहीं, अनोखी मुस्कुराहट में एक किरदार है जिसका नाम क्या है, जमनी। इस अफसाना अनोखी मुस्कुराहट को उर्दू के बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जाता है, यानी कि उर्दू का अगर बेहतरीन अफसाना देखा जाए तो अनोखी मुस्कुराहट बहुत ही मकबूल मारूफ है, समझे, बहुत ही बेहतरीन अफसाना में शुमार किया जाता है अनोखी मुस्कुराहट का। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तफसील से। 7वां सवाल देखिए क्या बोलता है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार, मरकजी ख्याल बयान कीजिए। तो इसका दूसरा सवाल ऐसे ही बन सकता है कि अफसाना फरार का क्या बोलते हैं, खुलासा लिखे, हाँ, अफसाना फरार का खुलासा, ऐसे भी रह सकता है। तो मरकजी किरदार हो या मरकजी ख्याल हो, खुलासा हो, दोनों सेम है, क्योंकि जो अल्फाज जो बातें मरकजी ख्याल में करेंगे उन सभी बातों को खुलासा में भी किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो जस्ट लाइक खुलासा बोले तो जो आपका जो अफसाना लिखा हुआ है किताब में उनका निचोड़ बयान करना, ठीक है। हालांकि अफसाना 3 पन्ना 4 पन्ना में लिखा रहेगा, लेकिन उनका निचोड़ बयान करना 1 पन्ना के आसपास उसको बता देना है, यानी कि छोटे से में हमको अफसाना का जो मरकजी ख्याल है, अफसाना कहना क्या चाहता है, ठीक है, वो क्या समझाना चाहता है, हम लोग को क्या मतलब सीख देना चाहता है, मुआशरा के बारे में क्या बोलना चाहता है, उनके बारे में लिखना है। तो मरकजी ख्याल आ जाए या तो खुलासा आ जाए, दोनों सेम। तो अगर मरकजी किरदार, अगर मरकजी ख्याल आप याद कर रहे हैं तो खुलासा भी उसमें बन जाएगा। अगर आएगा अफरार का खुलासा लिखें तो जो इसका आंसर बता रहा हूँ वही आपका खुलासा बन जाएगा, मरकजी ख्याल बन जाएगा। देखो क्या है, ज़ेर निसाब अफसाना फरार मोहम्मद मोहसिन का नफ्सियाती अफसाना है। इस अफसाने का मरकजी किरदार महमूद नौजवान है, ठीक है। इस अफसाने में महमूद हुसूल तालीम के लिए सरगिर्दा रहता है, यानी कि बहुत ही तालीम हासिल करने के लिए बोलते हैं मतलब उत्तेजना भरा होता है कि हमको पढ़ना है। और वो आम नौजवानों के बरखिलाफ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है कि जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान हो सके, यानी कि जो हॉस्टल जो रहता है आम नौजवान का, तो जानते हैं हॉस्टल का क्या मसला रहता है ना। बहुत से लोग हॉस्टल में बहुत सारे सुधर जाते हैं तो बहुत सारे बिगड़ भी जाते हैं। तो उन्हीं में रह करके जो है ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान बन सके, यानी कि हॉस्टल में रह करके जो एक अच्छा तालिब इल्म बन जाए वो बहुत ही मुश्किल से आजकल के टाइम में देखने को मिलता है। तो हॉस्टल में चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉय हॉस्टल हो, लेकिन हॉस्टल का नाम सुन के ही लगता है कि मतलब वो थोड़ा सा बिगड़ने का चांसेस जो है ज़्यादा बना रहता है, ज़्यादा बिगड़ने का चांस रहता है। लेकिन ये क्या जो महमूद रहता है वो चाहता है कि हम इस तरह के हॉस्टल में भी अच्छे जो है तालिब इल्म की पहचान बना सके, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जो अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है किस तरह से हॉस्टल में रहने का मतलब है कि पढ़ाई करना है, कैसे गुजारना है, उस तरह से। लेकिन साथियों की वर्गलाने पर शरी तकाजे के तहत वक्ती तौर पर तफरीह की तरफ भी माइल हो जाता है, यानी कि जो उसके साथी लोग था उनके बरगलाने पे, उनको कहने पर भी जो है वो दूसरे राह में, मतलब जैसे गलत काम में या तो फिर पढ़ाई से हट करके काम में माइल हो जाता है। लेकिन वो एक नफ्सियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। तो उसके मन में भी वही नफ्सियाती उलझन के शिकार रहता है कि हमको पढ़ना है, अच्छे से तालीम हासिल करना है। एक वक्त वो जाती इम्तहान में शामिल होकर, यानी कि इम्तहान में जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें शामिल होकर और क्या कर महमूद जो है डिप्टी कलेक्टर की आला मुलाजमत
में मिल जाती है। यानी कि एक इम्तिहान पास करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसको बोलते क्या, जाति, हाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है जाति इम्तिहान, उसमें जो है कामयाब होता है और डिप्टी कलेक्ट्रेट बन जाता है। ठीक है, और फिर बोलता है और शादी के लिए उसके यहाँ बड़े बड़े घराने से पैगाम आने लगते हैं। एक दिन महमूद घर वापस आता है, ठीक है, तो उसे घर की वीरानी काटने लगती हैं और ज़िंदगी एक बेरूह नकल नज़र आती है। यहाँ तक कि उस वीरान में दीवार घड़ी की टिक टिक करती हुई उसे दिमाग पर हथौड़े मारने लगती हैं। दीवार वैसा ही दीवार वैसा ही एक तरीका और एक रंग पर हरकत करता हुआ वो जब तक मशीनों की तरह ज़िंदगी गुजारता रहेगा। आखिरकार इन रिश्तों में से एक के यहाँ इसकी बात पुख्ता कर लिया। तो क्या बोल रहा है कि वो जब नौकरी से जब घर आए तो उनको उलझन सा महसूस होने लगा। दीवार पे देखा जो घड़ी है वो भी टिक टिक करने लगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि जब घड़ी में अगर उसमें मशीन है और जब बैटरी उसमें डाला तो टिक टिक हो रहा है, लेकिन जब वो बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो टिक टिक करना भी बंद हो जाएगा। इस तरह से उसके दिमाग में थोड़ा सा मतलब चल रहा था। दिमाग पर हथौड़े मारने लगती। दीवार वैसा ही एक तरीका और एक रंग पर हरकत करता हुआ वो जब तक मशीनों की तरह ज़िंदगी गुजारता है। कौन? घड़ी जो है, मशीन का करते एक खड़ा कर देते हैं। दीवार भी जो घर कराता है वो एक तरह से एक अगर उसको एक जगह दीवार लगा दिया, खड़ा कर दिया, तो मशीन की तरह ही वो काम कर रहा, समझ लो। दीवार मशीन को लगा चालू किया तो चलने लगा, दीवार को खड़ा कर दे तो काम अपना कर रहा, खड़ा होने का काम कर रहा, वही बोल रहा। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि आखिर उन रिश्तों से एक यहाँ, यानी कि उन्हीं के रिश्तों से है, एक के यहाँ से उनकी शादी से क्या बोलो, यहाँ उससे बात पुख्ता कर ले शादी के लिए, और अकद भी हो गया। लेकिन रुखसती लड़की के मैट्रिकुलेशन पास करने तक मुलतवी रखा, यानी कि मैट्रिक पास नहीं हुई थी लड़की, तो उसको बोला गया तो मैट्रिक पास होने दीजिए, मुलतवी रखा गया, यानी कि पेंडिंग रखा गया था। इम्तिहान का नतीजा आ गया और मनकूहा लड़की जुबैदा अच्छे नंबर से कामयाब हो गई, यानी कि जो लड़की इम्तिहान दी थी वो अच्छे नंबर से पास हो गई थी। महमूद भी अब शादी के लिए, है ना, शादी के तसव्वुर और उसके लज्जतों से सरसार होने लगा। आखिरकार धूमधाम से बारात ले गया और रुखसती हो गई। फिर बोलता है, लेकिन जब वो शादी की पहली रात ससुराल में जनान खाना के अंदर दाखिल होता है तो उसे अपने घर का घुटन भरा माहौल नज़र आने लगता है। जैसे कि जनान खाना बोलते हैं, अब वाशरूम को बोलते हैं, तो वाशरूम में जब जाता है तो उसको अकेलापन महसूस होता है। तो जिस तरह से वो घर में अकेलापन जब देख रहा था, अकेलापन महसूस हो रहा था, उसी तरह से वो जनान खाना में महसूस कर रहा था, जहाँ औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती और उसकी तजलील करती है। इस नफ्सियाती नुक्ते ने उसे अज़दवाजी फ़राइज़ से खुद खौफज़दा कर दिया। अज़दवाजी फ़राइज़ का मतलब वो शादीशुदा जो कर्तव्य है, शादी के बाद क्या कर्तव्य है, क्या काम है, उसके बारे में मतलब बता रहा कि जब शादी हो जाता है तो कितना सारी परेशानियाँ आ जाती है। वो बोला नफ्सियाती नुक्ते से उसे अज़दवाजी फ़राइज़ से खौफज़दा होने लगे, कि डरने लगे, खौफज़दा होने लगे कि अब मेरी शादी हो गई तो अब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे आ गई है। इस तरह से वो खौफज़दा होने लगे और उसकी शख्सियत नामुकम्मल रही, यानी कि उसका जो काम था, उसका काम क्या था, आला तालीम हासिल करना, लेकिन वो जो है एक डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। तो डिप्टी कलेक्टर बनकर ही उसको रहना नहीं, चाह रहा था कि और कुछ आगे बढ़े, लेकिन जब शादी हो जाती है तो एक दीवार की तरह खड़ा हो गया वो, है ना। यानी कि दीवार का क्या काम है, दीवार का काम है कि छाया देना, या तो जो जिस काम के लिए दीवार को खड़ा गया, घर को बनाया गया, उसी काम के लिए। तो जब शादी कर लिया उन्होंने, तो उनको लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये शादी एक बंधन हो गया। अब हम अज़दवाजी फ़राइज़, यानी कि जो शादी का जो फ़र्ज है, जो कर्तव्य है, शादी करने के बाद जो मसला मसाइल है, जो परेशानियां हैं, जो भी फ़राइज़ है, उनको उठाना है। तो उनको लगा अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये अब तो उसकी जो शख्सियत था, उसका जो सोच था कि हमको ये करना वो करना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बता रहा कि उसकी शख्सियत नामुकम्मल रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने मन में एक बात थामते हैं कि हमको ये करना है, तो उसको कर गुजरना है और रुकना नहीं, उसको आगे और करते जाना है। ठीक है ना। यानी कि कोई अगर सोचे कि मुझे मैट्रिक पास कर लेना अच्छे नंबर से, तो अच्छे नंबर से नहीं, कुछ और आगे के बारे में सोचो कि मैट्रिक पास अच्छे नंबर से करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, वहाँ पे रुक नहीं जाना। अगर मैट्रिक पास हो गए, फर्स्ट आ गए, तो रुकना नहीं कि हम मैट्रिक पास हो गए, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब नहीं, अब जब मैट्रिक पास हो गए तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है, ITI का फॉर्म आता है, यानी कि बहुत सारे आपके दरवाजे खुलेंगे वहाँ पे, तो उन सभी को करना है। इसका कहने का मतलब यही है कि आपका जो शख्सियात है, यानी कि आपके जो उम्मीद है, जो आप किए हैं, उनको जारी रखना है, ना कि छोड़ देना है। तो यहाँ पे बता रहा कि अज़दवाजी जब ज़िंदगी जब शादी हो जाती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हम लोग को यानी कि ये बताना चाहता है
कि आपका जो माइंड में जो ख्याल चल रहा उनको पहले पूरा कर लिया जाए, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब अजदवाजी फ़राइज़ में जब आ जाएंगे, जब शादी आपकी हो जाएगी, तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनका कहने का मतलब ये है। चलो फिलहाल नेक्स्ट सवाल ये देखो, सैयद मोहम्मद मोहसिन की हालत ज़िंदगी मुख्तसरन बयान की, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में ज़िंदगी के बारे में बताना है कि वो अपने ज़िंदगी में क्या क्या किया क्या किया। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई 1910 को पटना में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। यानी कि जो मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हूँ सब बहुत सारा मैच करेगा। अब देखो इसमें जितना सारा है सब इंपॉर्टेंट है, सब आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो सारा ऑब्जेक्टिव के लिए नोट इसी से ऑब्जेक्टिव निकाल सकता है। देखो पिछले बार जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें मैं देखा था जो ऑब्जेक्टिव सवाल था वो एकदम किताब के बीचों बीच से सब्जेक्टिव सवाल से उठा के लाया था, जो कि किताब में मिल नहीं रहा था उसका सवाल क्या होगा, लेकिन जब किताब पढ़े तो वैसा दिख रहा था। तो आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्टिव में ही जो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है उसको याद करना। आप देखो कौन कौन ऑब्जेक्टिव है ये बताते हैं। तो इसके हालत ज़िंदगी बोला, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई 1910 को पटना में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। 1928 में पटना कॉलेज से IAA किया, यानी कि याद रखना 1928 में कब किया, IAA किया पटना कॉलेज से। और 1931 में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स किया, यानी कि नफ्सियात भी किया, नफ्सियात के साथ जो है BA ऑनर्स किया। और 1934 में यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में ही फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उनको गोल्डन मेडल हासिल किया, ठीक है, मिला। फिर बोलता हूँ 1938 में वो पटना कॉलेज के शोबे फ़लसफ़ा में आरजी लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुई। आरजी के मतलब अस्थायी रूप से लेक्चरर के रूप में बहाल किए गए, ठीक है। 1948 में वो पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए, यानी कि 1938 में जो है वो आरजी लेक्चरर हुए थे, यानी कि अस्थायी रूप से, ठीक है, टेम्पोररी जिसको बोलते हैं। फिर 1948 में यानी कि 10 साल बाद उनको जो है क्या बोलते हैं, मुस्तकिल लेक्चरर यानी कि कन्फर्म जिसको बोलते हैं अस्थायी रूप से परमानेंट लेक्चरर बाहर हुए। 1953 में वो तरक्की करके सदर शोबा नफ्सियात हो गए, यानी कि जब तरक्की किया और तो सदर शोबा बन गया, यानी कि पूरे राज्य का सदर बन गया, नफ्सियात में शोबा बने ना, सदर मतलब हो गया अध्यक्ष हो गया, शोबा जानते रहे उस विभाग का, नफ्सियात विभाग का जो शोबा बन गया। फिर कहता है कि 1948 से 74 में उसी ओहदे से सुबकुदोस हो गया, यानी कि जब ये रिटायरमेंट हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 2002 में सैयद मोहम्मद मोहसिन अलील हो गए, यानी कि बीमार हो गए और उसी के दौरान जो इलाज के दौरान ही दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। देखो याद रखना दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया, पैदाश कहाँ हुई थी, पटना में, और इंतकाल दिल्ली में हुआ था। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाने निगारों में होता है, यानी कि उर्दू के अहम अफसाने निगार में सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार होता है। उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ मकबूल हुआ। ये ऐसा अफसाना है जिसके ज़िक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती, यानी कि एक अनोखी मुस्कुराहट एक ऐसा अफसाना है जो उर्दू अफसाना जो बोल रहा है, उर्दू अफसाने की तारीख अगर हो तो उसके लिए तारीख मतलब यहाँ पे हिस्ट्री, उर्दू अफसाने की हिस्ट्री शायद जो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत अहम अफसाना है अनोखी मुस्कुराहट, याद रखना चाहिए मोहम्मद मोहसिन का। अब देखो लास्ट सवाल है, इसको पढ़ लो। डॉक्टर मोहम्मद महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखने, यानी कि जो आपका मरकजी किरदार था फरार में महमूद, उन पर बोला 5 जुमले लिखिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के ज़ेर निसाब अफसाना फरार में महमूद मरकजी किरदार है, ठीक है। 10 साल की उम्र में महमूद के वालिद का इंतकाल हो गया और चंद साल बाद उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। तो देखिए रटने की जरूरत नहीं, कहानी समझना आपको क्या है। महमूद के किरदार के बारे में बोला तो महमूद के बारे में बताना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो जेर निसाब अफसाना है फरार, उसमें महमूद जो मरकजी किरदार है, 10 साल की उम्र के बाद उनका वालिद का इंतकाल हो गया और कुछ समय बाद कुछ साल बाद जो उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। फिर चुनांचे किस्मत ने उसे तंग दस्त मामू के घर पहुंचा देते हैं, कि किस्मत था कि फिर मामू के घर उसको पहुंचा दिया गया। ज़िंदगी में मसाइब और दुश्वारियों का आगाज़ हो, यानी कि मसला मसाइल दुश्वारियाँ हो, प्रॉब्लम हो, इसका आगाज़ हो गया। नामुवाफिक हालात ने जितना ठोकर लगा उसी कदर उसका तजुर्बा बढ़ता गया, यानी कि बोलते हैं ना कि जितना गलत काम जितना कोई भी जैसे पढ़ रहे हैं तो आपसे गलती हो रहा तो एक गलती ने वो सुधरेगा। और जैसे कि आप सवाल बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सही बना लें, पहले बार में हर कोई सही नहीं बना सकता, 10 बार गलती होगा, 3 बार गलती होगी, लेकिन एक बार जाकर के सही हो जाएगा। तो बोला नामुवाफिक हालात में जितना, यानी कि जब उसको पता नहीं था कि हमको ये करना है तो जितना भी ठोकर लगा लेकिन उसी कदर उसका तजुर्बा भी बढ़ते गया। तो बोलते हैं किसी काम में जब आपको पता नहीं रहता तो ठोकर लगता है, गलती हो जाता है, तो उसको
जब आपको समझ में आ जाता है फिर वो तजुर्बा आपको बढ़ जाता है, जो किसी के पास नहीं मिल पाता है। कम उम्र में ही महमूद मुस्तकिल मिजाज और अज़म के पुख्तगी का मुकम्मल नमूना बन गया, यानी कि अच्छे कम उम्र में ही बहुत अच्छे एकदम मिजाज से वो बन गए थे। आला तालीम के दौरान वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा, जहाँ उसके जहन में चोर दरवाजे से रूमानियत दाखिल होने लगी, यानी कि उसके जहन, यानी कि हॉस्टल में बताया था जो हॉस्टल में रहता तो सब कुछ काम होता है, चोरी डकैती जो भी बोलता है सुधरने के सुधर जाएगा और बिगाड़ना हो तो बिगड़ेगा हॉस्टल में। यूनिवर्सिटी की तालीम से फारिग हुआ और महमूद मुकाबला जाती इम्तहान पास हुआ और पास होकर फिर डिप्टी कलेक्टर बन गया। तो फिलहाल इसमें इतना ही लिखना इस सवाल में। तो इस लेसन से यानी कि आपका जो भी मैं सब्जेक्टिव बनाया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर इस लेसन से सब्जेक्टिव आएगा तो इन चारों सवाल से बाहर नहीं रहने वाला है। तो सवाल तो बहुत काफ़ी है, लेसन भी आपका 30 के आसपास लेसन है, नज़म नसर पूरा मिला दें तो 30 लेसन के आसपास बनता है। फिर रोशनी किताब भी है, तो हर अगर किताब से एक लेसन से 4-5 अगर सब्जेक्टिव सवाल बने तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसको टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, आप अपने कॉपी पे इसको नोट कर लो, है ना। नोट करने के बाद सबसे बेहतर होगा नोट कर लो। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF। क्या लिखना, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF। उससे फिर PDF वाला ग्रुप, वहाँ पे PDF भेजा जाता है, तो वहाँ पे मैं PDF भेज दूंगा। और एक है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये भी ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, आप मुझे वहाँ से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करता हूँ। आप लोग बहुत बार कमेंट कर रहे थे सर जल्दी से बनाइए, तो बहुत मुश्किल से लिखा हूँ, टाइम तो जल्दी मिल नहीं पा रहा था। फिलहाल अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।